पहला टॉपिक विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट यानी बीएफए से संबंधित है। 1999 से फिलीपींस और अमेरिका के बीच एक समझौता लागू है जिसे विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट कहते हैं। इस समझौते का सार तत्व है कि अमेरिकी सरकार फिलीपींस में तैनात अपने सैन्य कर्मियों के ऊपर न्यायाधिकार रखेगी और कुछ ही मामलों में उन पर स्थानीय न्यायालयों में मुकदमा चल सकता है। साथ ही इस समझौते के अनुसार अमेरिकी सैन्य कर्मियों पर फिलीपींस के वीजा और पासपोर्ट नियम नहीं चलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 11 फरवरी 2020 को फिलीपींस सरकार ने अमेरिका को सूचित कर दिया था कि वह इस समझौते को वापस ले लेगी, परंतु दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी नीति को देखते हुए फिलीपींस ने समझौते को वापस लेने का टाल दिया है। चलिए देखते हैं कि विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट क्या है। विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट एक ऐसा सैनिक समझौता होता है जिसके अनुसार समझौता करने वाले देश एक दूसरे में सैनिक भेज सकते हैं। अमेरिका के साथ हुए फिलीपींस के बीएफए समझौते में यह स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका की सेना फिलीपींस में आई तो उनका वैधानिक दर्जा क्या होगा और इसके लिए नियम और मार्गनिर्देश क्या होंगे। दूसरा टॉपिक पिटीशन ऑन नेशंस नेम से संबंधित है। देश के अंग्रेजी नाम इंडिया को भारत में बदलने की मांग वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने विचार करने से इनकार कर दिया है। चलिए देखते हैं कि याचिका में क्या कहा गया है। यह याचिका नमै नामक दिल्ली के किसान की ओर से न्यायालय में डाली गई है और संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इंडिया को हटाकर भारत नाम किया जाना चाहिए क्योंकि इंडिया नाम अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। देश का नाम भारत करने से लोगों में राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी और देश को अलग पहचान मिलेगी। आपको बता दें कि संविधान निर्माण के समय एम अनंतशयनम अयंगर और सेठ गोविंदास ने देश का नाम अंग्रेजी में इंडिया रखने का जोरदार विरोध किया था। इससे पहले भी 2016 में सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी ही याचिका आई थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस टीएम ठाकुर ने कहा था कि प्रत्येक भारतीय को देश का नाम अपने अनुसार लेने का अधिकार है, चाहे तो वे इंडिया बोले या भारत बोले। इसके लिए फैसला लेने का सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है। टॉपिक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 6.5 दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन को स्वीकृति दी ताकि अनाज, दलहन और प्याज सहित खाद्य वस्तुओं को नियमन के दायरे से बाहर किया जा सके। चलिए देखते हैं संशोधन के मुख्य तथ्य क्या हैं। संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय आपदाओं, अकाल के फलस्वरूप दामों में बेलगाम वृद्धि जैसी असाधारण परिस्थिति में ही खाद्य पदार्थों के नियमन की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त प्रोसेसर और मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों को स्टॉक सीमा से छूट दी गई है। आपको बता दें कि इससे उत्पादन, भंडारण, कहीं ले जाने, वितरण और आपूर्ति करने की स्वतंत्रता से आर्थिक लाभ का दोहन संभव होगा और निजी क्षेत्र एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षण होगा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिल सकता है। टॉपिक ओवर द टॉप यानी ओटीटी से संबंधित है। कोविड-19 के प्रकोप के कारण सिनेमा घर बंद होने की स्थिति में मलयालम फिल्मों को ऑनलाइन दिखाने की चर्चा इन दिनों हो रही है, परंतु अधिकांश फिल्म निर्माता इस प्रस्ताव को पसंद नहीं कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि कई फिल्में सिनेमाघरों में आने वाली थी, परंतु 3 महीने से कोई फिल्म प्रदर्शित नहीं हुई है। इस ऑनलाइन प्रदर्शन के प्रस्ताव से न केवल अधिकांश निर्माता अपितु सिनेमाघरों के मालिक भी नाराज हैं। सिनेमाघर के मालिक यहाँ तक कह रहे हैं कि यदि ऑनलाइन फिल्म रिलीज हुई तो वे ऐसा करने वाले निर्माता और अभिनेता दोनों की फिल्मों का बहिष्कार करेंगे। चलिए देखते हैं कि ओवर द टॉप क्या है। ओवर द टॉप एक मीडिया सर्विस है जो फिल्म, वीडियो आदि को इंटरनेट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओवर द टॉप पर उपलब्ध कई सामग्रियां कम उम्र के बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इसमें उपलब्ध कई वीडियो महिलाओं को गलत अर्थों में दिखाते हैं और बच्चों के साथ साथ युवाओं के दिमाग को भी दूषित करते हैं। इसके उदाहरण नेटफ्लिक्स, उलू ऐप, जियो सिनेमा, अमेजन प्राइम आदि हैं। पांचवा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंसेंटिव स्कीम से संबंधित है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के काम को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 48,000 करोड़ की राशि की 3 उत्प्रेरण योजनाएं आरंभ की है। चलिए देखते हैं कि ये योजनाएं क्या हैं। पहली, उत्पादन से जुड़ा हुआ उत्प्रेरण। दूसरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं सेमीकंडक्टरों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना।
तीसरी, परिमार्जित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण संकुल योजना। आपको बता दें कि सरकार को आशा है कि इन 3 परियोजनाओं को लागू करने से देश में 8 लाख करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक सामान बनेंगे और साथ ही अगले 5 वर्षों तक 10 लाख लोगों को आजीविका मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि भारत अभी ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है। भारत सरकार की इन 3 परियोजनाओं से भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकता है। टॉपिक नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट से संबंधित है। श्रम एवं नियोजक मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय वृत्ति सेवा यानी NCS परियोजना के अंतर्गत अब पंजीकृत नौकरी खोजने वालों को ऑनलाइन वृत्ति कौशल्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कैसे रखा जाए और साथ ही उनको निगम प्रतिष्ठानों के शिष्टाचार के विषय में अवगत कराया जाएगा। आजकल उद्योग जगत जिन मृदुल कौशल्यों को आवश्यक मानता है, इनकी भी जानकारी उन्हें दी जाएगी। टॉपिक ग्लोबल वैक्सीन समिट से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की ओर से आयोजित आभासी ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों और व्यापारिक नेताओं ने शिरकत की। आपको बता दें कि यह शिखर सम्मेलन गावी वैक्सीन अलायंस के लिए कम से कम 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निधि जुटाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। ब्रिटेन वर्तमान में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। देश ने कोविड-19 वैक्सीन खोज का समर्थन करने के लिए एक वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन किया है। ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि की मदद करने की घोषणा की है। चलिए देखते हैं कि गावी वैक्सीन अलायंस क्या है। गावी गठबंधन 2000 में यूनिसेफ, WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, विश्व बैंक, अनुसंधान एजेंसी, वैक्सीन निर्माताओं और कई अन्य निजी क्षेत्रों के भागीदारों की भागीदारी के तहत स्थापित किया गया है। गावी का पूरा नाम ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन है। आपको बता दें कि गावी गरीब देशों में टीकाकरण की पहुंच बढ़ाकर बच्चों के जीवन बचाने तथा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मिशन का संचालन करता है। अगला टॉपिक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट से संबंधित है। कोरोना संकट के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महत्वपूर्ण रक्षा समझौते हुए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों तक आपसी पहुंच सुगम बनाने के लिए पारस्परिक लॉजिस्टिक सहयोग समझौता किया है। दोनों देशों ने साइबर और साइबर युक्त प्रौद्योगिकी तथा खनिज एवं खनन, सैन्य प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक शिक्षा तथा जल संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता किया। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे, हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा चुनौतियों, विश्व व्यापार संगठन में सुधार तथा कोरोना वायरस संकट से निपटने के रास्तों सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने आतंकवाद को क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा माना और इस बुराई की हर रूप में कड़ी निंदा करते हुए जोर दिया कि किसी भी आधार पर आतंकी गतिविधियों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। आपको बता दें कि चीन के आक्रामक व्यवहार और विस्तारवादी नीति से वर्तमान में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश परेशान हैं। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच अभी कारोबारी तनाव चरम पर है, वहीं भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की स्थिति तनावपूर्ण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दृढ़ संबंध इस क्षेत्र में अधिक स्थायित्व लाएंगे और दोनों देशों की तरफ से हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए विशेष घोषणा पत्र लाना बताता है कि इशारा किस ओर है। चलिए जानते हैं कि विजन इंडिया 2035 क्या है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने विजन इंडिया 2035 का अनावरण किया है। यह विजन डॉक्यूमेंट दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को आकार देगा। अगला टॉपिक लिडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग से संबंधित है। आजकल पुरातत्ववेत्ता अपने शोध के लिए लिडार डाटा का प्रयोग कर रहे हैं। इस डाटा से वे लेजर प्रकाश का प्रयोग करके उत्तम रेजोल्यूशन वाले मानचित्र तैयार करते हैं। चलिए देखते हैं कि लिडार क्या है। लिडार दूर से पृथ्वी पर स्थित विभिन्न वस्तुओं की दूरी को नापने की एक प्रणाली है, जिसमें प्रकाश का प्रयोग पल्स वाले लेजर के रूप में किया जाता है। वायु में स्थापित प्रणाली से प्राप्त डाटा के साथ काम करते हुए प्रकाश के ये पल्स पृथ्वी के आकार और उसकी सतह की विशेषताओं के बारे में सटीक 3 आयामी सूचना को जन्म देते हैं। आपको बता दें कि लिडार उपकरण में एक लेजर, एक स्कैनर और विशेष करके एक GPS रिसीवर होता है। लिडार कोहरे, बरसात, हिमपात और धूल जैसे मौसम में ठीक से काम नहीं करता है। इसके जरिए शीशे की दीवार या दरवाजे का पता लगाना थोड़ा कठिन होता है।
इसलिए स्मार्टफोन और अपने आप में चलने वाली कारों के निर्माता लिडार का प्रयोग तो अवश्य करते हैं। अगला टॉपिक नगर वन स्कीम से संबंधित है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगर वन नामक एक योजना का सूत्रपात किया है। चलिए देखते हैं कि नगर वन योजना क्या है। नगर वन योजना शहरों में जंगल लगाने पर बल देती है। इस योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों तक पूरे देश में 200 के लगभग शहरी जंगल विकसित किए जाएंगे। इस योजना से राज्यों को शहरी पारिस्थितिकी का प्रबंधन करने का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि पारंपरिक रूप से जैव विविधता के संरक्षण के लिए दूरस्थ जंगली क्षेत्रों पर ही ध्यान दिया जाता है, किंतु बढ़ते हुए नगरीकरण को देखते हुए आज आवश्यकता है कि शहरी क्षेत्रों में भी जैव विविधता का संरक्षण किया जाए। इसलिए शहरों में वन लगाने का विचार आया है। अगला टॉपिक एंटीफा से संबंधित है। एंटीफा एक संगठन है जिसका पूरा नाम एंटी फासिस्ट है। इसमें समाजवादी, अराजकतावादी, साम्यवादी अथवा पूंजीवादी विरोधी लोग होते हैं। यह संगठन यूरोप के कई देशों के साथ साथ अमेरिका में भी 1980 के दशक से है। प्रदर्शन करते समय एंटीफा के सदस्य काला कपड़ा पहनते हैं और मुंह पर मुखौटा लगाते हैं। अगला टॉपिक अल्ट्रा स्वच्छ से संबंधित है। डीआरडीओ ने संक्रमण हटाने की एक प्रणाली तैयार की है जिसमें पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़ों आदि को संक्रमण मुक्त किया जा सकता है। इसमें ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। टॉपिक मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2020 से संबंधित है। हाल ही में नागर विमानन मंत्रालय ने मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2020 को अधिसूचित किया है। केंद्र सरकार ने ड्रोन के आयात, विनिर्माण, व्यापार, परिचालन आदि का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों, स्थानीय निकायों तथा राज्य एवं केंद्र सरकारों या भारतीय नागरिकों द्वारा नियंत्रित कंपनियों को देने का प्रस्ताव किया है। चलिए देखते हैं कि मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2020 का प्रारूप क्या है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी ड्रोन के संबंध में विस्तृत प्रारूप नियम में कहा गया है कि देश में मानव रहित विमान प्रणाली यानी ड्रोन के आयात, विनिर्माण, व्यापार, ड्रोन रखने और उसके परिचालन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय की पूर्वानुमति आवश्यक है। इसके लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो भारतीय नागरिक हो और जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो। कंपनियां या कॉरपोरेट इकाई के मामले में उनका देश में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। इसके निदेशक मंडल में कम से कम 2/3 सदस्यों और अध्यक्ष का भारतीय नागरिक होना भी अनिवार्य किया गया है। देश में कोरोना वायरस से जुड़ी स्थिति की निगरानी कर रही प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति भी इस बात से प्रोत्साहित है कि कैसे ड्रोन का प्रयोग वायरस और टिड्डी की समस्याओं से निपटने के लिए किया गया। नेक्स्ट टॉपिक चाइना इशूज व्हाइट पेपर ऑन कोविड-19 फाइट से रिलेटेड है। चीन पर लगातार अमेरिका सहित कई देश कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाते रहे हैं। इस बीच चीन ने इस बारे में फाइटिंग कोविड-19 चीन इन एक्शन शीर्षक वाला एक श्वेत पत्र जारी कर स्वयं को निर्दोष बताया है। चीन का कहना है कि विषाणु संक्रमण का पहला मामला वुहान में 27 दिसंबर को सामने आया था, जबकि विषाणु जनित निमोनिया और मानव से मानव में संक्रमण फैलने के बारे में 19 जनवरी को पता चला, जिसके बाद इस पर अंकुश लगाने के लिए इसने त्वरित कार्यवाही शुरू कर दी। श्वेत पत्र के अनुसार वुहान में 27 दिसंबर 2019 को एक अस्पताल द्वारा कोरोना वायरस की पहचान किए जाने के बाद स्थानीय सरकार ने स्थिति को देखने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली। श्वेत पत्र में कहा गया है कि निष्कर्षतः यह था कि ये विषाणु जनित निमोनिया के मामले थे। श्वेत पत्र में कहा गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ टीम ने 19 जनवरी को पहली बार पुष्टि की कि विषाणु मानव से मानव में फैल सकता है। आपको बता दें कि चीन को कोरोना वायरस के मामले में पूरे विश्व में प्रबल विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उसे कोरोना साजिश का प्रमुख सूत्रधार माना जा रहा है। अमेरिका और यूरोप के प्रमुख देश चीन पर साजिश और मुआवजे दोनों का दावा डाल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंक्रीजेस हींग सेफ्रॉन प्रोडक्शन इन कंट्री से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्सेज टेक्नोलॉजी ने देश में हींग और केसर की पैदावार बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। आपको बता दें कि CSIR IHBT ने केसर उत्पादन की तकनीक विकसित की है, जिसका उपयोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के गैर परंपरागत केसर उत्पादन क्षेत्रों में किया जा रहा है। देश में अब तक केसर की खेती के लिए जम्मू कश्मीर ही चर्चित रहा है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे गैर परंपरागत उत्पादक राज्यों में भी
केसर की क्यारियां महकेंगी। इन दोनों फसलों की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अत्याधुनिक टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की जाएगी। चलिए देखते हैं कि टिश्यू कल्चर तकनीक क्या है। टिश्यू कल्चर पौधे तैयार करने की वैज्ञानिक तकनीक है जो पुरातन काल की भारतीय पद्धति जैसे है। पुराणों में रक्त बीज की कथा आती थी कि रक्त की एक बूंद से सैकड़ों रक्त बीज पैदा हो जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक सिक्स्थ मास एक्सटेंशन से रिलेटेड है। हाल ही में किए गए कई शोध अध्ययन में यह दावा किया गया है कि पृथ्वी छठे व्यापक विलोपन घटना की गिरफ्त में है। यह शोध यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के जर्नल प्रोसीडिंग्स में प्रकाशित हुआ है। चलिए देखते हैं कि व्यापक विलोपन किसे कहते हैं। व्यापक विलोपन एक ऐसी वैश्विक घटना को कहते हैं जिसके दौरान अल्पकाल में पृथ्वी के 75% से अधिक वन्य जीव विलुप्त हो जाते हैं। विदित हो कि पिछले 50 करोड़ वर्षों में इस तरह के व्यापक विलोपन की 5 घटनाएं हुई हैं। इनमें से सबसे हालिया विलोपन ने डायनासोर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। शोधकर्ताओं ने इसे सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्या के रूप में वर्णित किया है क्योंकि इसमें प्रजातियों का स्थायी रूप से विनाश होता है। आपको बता दें कि पिछले 100 वर्षों में रीढ़धारी प्राणियों की 200 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। प्रजातियों के विलुप्त होने की दर 2% है। पहला व्यापक विलोपन जो मनुष्य के अस्तित्व में आने से बहुत पहले हुआ था वह भी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण नहीं बल्कि जीवों के द्वारा ही हुआ था। टॉपिक निजी बैंकों की समीक्षा है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्रों के बैंकों के स्वामित्व, संचालन एवं कॉरपोरेट संरचना की समीक्षा के लिए एक समिति कार्य समूह का गठन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस 5 सदस्यीय आंतरिक कार्य समूह का गठन सेंट्रल बोर्ड के निदेशक पी.के. मोहंती की अध्यक्षता में किया गया है। यह कदम वर्ष 2020 की शुरुआत में आरबीआई तथा निजी क्षेत्र के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के बीच में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी की समीक्षा के संबंध में अदालत के बाहर हुए समाधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक की हिस्सेदारी को 26% पर सीमित करने की अनुमति दी गई। साथ ही वोटिंग के अधिकार की सीमा 15% तय की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा नियमों के तहत निजी क्षेत्र के बैंक के प्रवर्तक को 3 वर्ष में अपनी हिस्सेदारी को घटाकर 40%, 10 वर्ष में 20%, 15 वर्ष में 15% पर आवश्यक रूप से लाने का प्रावधान किया गया है। यह समिति 30 सितंबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ऐसी आशा की जा रही है कि गठित समिति के पश्चात बैंकिंग लाइसेंस प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक करने हेतु एआई आधारित प्रणाली है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के अनुसंधानकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की निगरानी करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली विकसित की है। अनुसंधानकर्ताओं ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो स्वतः ही 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच की दूरी का पता लगा सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के उल्लंघन की स्थिति में ध्वनि के माध्यम से चेतावनी दे सकता है। आपको बता दें कि आईआईटी खड़गपुर के अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार इस उपकरण को सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने वाली हार्डवेयर सामग्री का उपयोग करके डिजाइन किया गया है और अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक यह उपकरण बाजार और मॉल समेत भीड़भाड़ वाले सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को बनाए रखने में मददगार साबित होगा। सोशल डिस्टेंसिंग से तात्पर्य सामाजिक स्तर पर उचित दूरी बनाए जाने से है। सभाओं में शामिल होने से बचना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक कार्यक्रम के आयोजन से बचना ही सोशल डिस्टेंसिंग है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार के भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। किसी व्यक्ति से बात करते समय हमें किसी भी प्रकार के शारीरिक स्पर्श से बचना चाहिए। WHO द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। नेक्स्ट टॉपिक अन्य देशों में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली है। कई देशों द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई विदेशों में अपनी भुगतान प्रणाली के विस्तार की संभावनाएं तलाश रहा है। आरबीआई को अपनी भुगतान प्रणालियों जैसे चेक ट्रंकेशन सिस्टम, एनईएफटी, यूपीआई और संदेशों को प्रसारित करने से संबंधित समाधानों को लागू करने के लिए विदेशों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि भारत में कम लागत वाले नवीन डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता के कारण कई देशों ने भारतीय भुगतान प्रणाली में अपनी रुचि व्यक्त की है। चलिए देखते हैं कि भारत के बाहर भुगतान प्रणाली की उपलब्धता क्या है।
वर्तमान में आरबीआई द्वारा अधिकृत भुगतान प्रणाली का ऐसा कोई भी ऑपरेटर नहीं है जो भारत के बाहर ऐसे किसी प्रकार की सेवा प्रदान करता हो। हालांकि सीटीएस नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस यानी NACH और NEFT के सहयोग से भूटान के साथ एक क्रॉस कंट्री कोऑपरेशन पर कार्य किया जा रहा है। NEFT की सुविधा भारत से नेपाल में होने वाले एक तरफा अंतरण के लिए भी उपलब्ध है। नेक्स्ट टॉपिक इसरो साइबर स्पेस कंपटीशन से रिलेटेड है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं शुरू की हैं। इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता 2020 नामक इस पहल के अंतर्गत स्कूली छात्रों के लिए 4 वर्गों में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं के पहले वर्ग में पहली से तीसरी कक्षा के छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। दूसरे वर्ग में चौथी से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए विज्ञान मॉडल के निर्माण संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी प्रकार 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजित की जा रही हैं, जबकि 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए निबंध लेखन के साथ साथ प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि इन प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए आवेदकों को सर्वप्रथम इसरो की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। टॉपिक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड है। चालू खरीफ फसलों के मौसम में किसान द्वारा मक्का, सोयाबीन, सरसों, बैंगन और HT कपास आदि फसलों की बुआई के लिए गैर प्रमाणित जीन संवर्धित यानी GM बीजों का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए इस संबंध में एक किसान संघ शेतकरी संगठन ने जीन संवर्धित यानी GM बीजों के उपयोग के लिए नए सिरे से आंदोलन हेतु योजना की घोषणा की है। चलिए देखते हैं कि आंदोलन का कारण क्या है। शेतकरी संगठन द्वारा घोषणा की गई है कि इस साल वे पूरे महाराष्ट्र में मक्का, HT कपास, सोयाबीन और बैंगन जैसे अप्रमाणित GM फसलों के विस्तृत पैमाने पर बुआई करेंगे। इस प्रकार की फसलें उगाने वाले किसानों के लिए अपने खेतों में फसल की GM प्रकृति के विवरण का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा तथा यह कार्यक्रम खेतों में नवीनतम तकनीक के प्रारंभ की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करेगा। आपको बता दें कि भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GM फसलों की वाणिज्यिक खेती की अनुमति देने के लिए शीर्ष निकाय है तथा अप्रमाणित GM संस्करण का उपयोग करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1989 के अंतर्गत 5 साल की जेल तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। GM फसलों के संबंध में पर्यावरणविदों का तर्क है कि GM फसलों के लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाना बाकी है तथा अभी इन्हें व्यावसायिक रूप से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इनका मानना है कि जीन संवर्धन से फसलों में किए गए परिवर्तन लंबे समय में मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू डिस्प्यूट से रिलेटेड है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दूरसंचार विभाग द्वारा शीर्ष न्यायालय के निर्णय का दुरुपयोग करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी PSU से समंजित समग्र राजस्व यानी AGR हेतु 4 लाख करोड़ रुपए की मांग करना पूर्णतः स्वीकार्य है। न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों द्वारा 1.42 लाख करोड़ रुपए की समंजित समग्र राजस्व यानी AGR चुकाने के लिए सरकार के 20 वर्षीय फॉर्मूले की व्यवहार्यता पर भी सवाल खड़ा किया है। आपको बता दें कि इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार दूरसंचार कंपनियों को लगभग 1.47 करोड़ रुपए का बकाया AGR राशि को तत्काल चुकाना था तथा पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित समंजित समग्र राजस्व यानी AGR गणना की परिभाषा पर अपना समर्थन दिया था। वहीं वर्तमान में न्यायालय ने कहा कि 2019 के निर्णय को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बकाया मांगों को आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अक्टूबर 2019 का निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में विचार नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक रायतू बंधु स्कीम से रिलेटेड है। तेलंगाना के किसानों के बैंक खाते में 10 दिन के अंदर रायतू बंधु योजना की राशि जमा की जाएगी। रायतू बंधु योजना के तहत तेलंगाना सरकार प्रत्येक लाभार्थी किसान को हर फसल के मौसम से पहले प्रति एकड़ पर 4,000 रुपए का निवेश सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और खेत की तैयारी पर आने वाली लागत संबंधी खर्चों में सहायता प्रदान करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के 31 जिलों की 1.42 करोड़ एकड़ कृषि भूमि को शामिल किया गया है और कृषि भूमि का मालिक प्रत्येक किसान यह लाभ पाने हेतु पात्र है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 92% लाभार्थियों के पास 5 एकड़ से कम और 5% के पास 5 से 10 एकड़ तथा शेष 3% के पास 10 एकड़ से अधिक जमीन है।
राज्य सरकार का मानना है कि 4 से 5 साल की अवधि में तेलंगाना के किसान राइतु बंधु योजना के द्वारा सभी ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे किसान उन फसलों की खेती करेंगे जिनकी बाजार में मांग है और इससे खेती करने वाले किसानों को लाभदायक कृषि प्राप्त होगी। नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट प्लेस एंड इवेंट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ इन न्यूज से रिलेटेड है। देखो अपना देश नामक श्रृंखला के अंदर पर्यटन मंत्रालय 30वां वेबिनार का आयोजन कर रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के छुपे हुए खजानों पर प्रकाश डाला जा रहा है। इस संदर्भ में जिन स्थलों, प्रथाओं आदि पर प्रकाश डाला जा रहा है उनमें प्रमुख है करकाभात, बड़ी चट्टानों का बना कब्र स्थल, दीपाडीह 7वीं शताब्दी का मंदिर, घोटुल प्राचीन जनजाति शिक्षा प्रणाली, सोनाबाई उत्कीर्ण सजावट आदि। नेक्स्ट टॉपिक दौलत बेग ओल्डी से रिलेटेड है। भारत द्वारा लद्दाख में दारुल शौक दौलत बेग ओल्डी नामक 255 किलोमीटर लंबी हर मौसम में काम करने वाली सड़क के निर्माण के संदर्भ में दौलत बेग ओल्डी पिछले दिनों चर्चा में रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह स्थान लद्दाख में भारतीय भूक्षेत्र का सबसे उत्तरी कोना है, जहां विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी भी है। भारत द्वारा यहां सड़क बनाने के बाद से चीन और भारत में तनाव उत्पन्न हो गया है। टॉपिक नेचर इंडेक्स 2020 से रिलेटेड है। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए प्रकृति सूचकांक से संबंधित रेटिंग जारी की गई है। चलिए देखते हैं कि प्रकृति सूचकांक क्या है। प्रकृति सूचकांक स्वतंत्र रूप से चयनित 82 उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान पत्रिकाओं के समूह में प्रकाशित शोध लेखों से संबंधित जानकारी का एक डेटाबेस है। यह शोध लेखन की संबद्धताओं तथा संस्थागत संबंधों का विवरण प्रदान करता है। इस डेटाबेस को नेचर रिसर्च द्वारा संकलित किया गया है। यह सूचकांक उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान परिणाम तथा संस्थागत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग संबंधों के विषय में बताता है। यह प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान के संकेतक के रूप में भी कार्य करता है। चलिए देखते हैं कि इस सूचकांक में भारतीय संस्थानों का प्रदर्शन क्या है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 3 स्वायत्तशासी संस्थानों ने शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों के बीच अपना स्थान बनाया है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता 7वें स्थान पर, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु 14वें स्थान पर एवं एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता 30वें स्थान पर है। आपको बता दें कि वैश्विक रूप से शीर्ष आंके गए भारतीय संस्थानों में CSIR 160वें स्थान पर तथा भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु 184वें स्थान पर है। वैश्विक रूप से देखें तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी का है। नेक्स्ट टॉपिक RBI प्रपोज कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर सेल ऑफ लोन्स से रिलेटेड है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण एक्सपोजर की बिक्री के लिए व्यापक रूपरेखा मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य बैंक ऋणों के लिए एक मजबूत द्वितीयक बाजार का निर्माण करना है। यह बैंक ऋणों की बिक्री के लिए उचित कीमतों की खोज सुनिश्चित करेगा तथा बाजार में आसन तनाव की स्थिति बनने पर एक संकेतक के रूप में कार्य करेगा। चलिए देखते हैं कि ऋण बिक्री क्या है। ऋण बिक्री का उपयोग ऋणदाताओं द्वारा कई प्रकार से किया जाता है। ऋण के पुनर्संयोजन करने हेतु अथवा तनावग्रस्त परिसंपत्ति से निपटने हेतु समाधान के रूप में ऋणदाताओं द्वारा ऋण बिक्री का सहारा लिया जाता है। आपको बता दें कि ये दिशा निर्देश वाणिज्यिक बैंकों, सभी वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों और छोटे वित्त बैंकों पर लागू होंगे और साथ ही यह बैंक ऋणों के लिए एक गतिशील द्वितीयक बाजार साख जोखिम से सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट टॉपिक सेंसस ऑफ एशियाटिक लायन से रिलेटेड है। हाल ही में गुजरात सरकार ने एशियाई सिंह की गणना की है तथा उनका विवरण निर्गत किया है। आपको बता दें कि भारत में हर 5 वर्षों में शेरों की गणना की जाती है, परंतु इस वर्ष लॉकडाउन के चलते गणना में देरी हुई है। भारत में सर्वप्रथम सिंह की गणना वर्ष 1936 में जूनागढ़ के नवाब द्वारा कराई गई थी तथा 1965 से वन विभाग द्वारा नियमित रूप से हर 5 साल में शेरों की गणना की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में शेरों की संख्या में 28% की वृद्धि हुई है तथा भौगोलिक रूप से वितरण क्षेत्र या फैलाव क्षेत्र 36% तक बढ़ गया है। प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है कि एशियाई सिंह सौराष्ट्र के संरक्षित क्षेत्रों और कृषि चारागाह क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा 9 जिलों में फैले हुए हैं। चलिए अब एशियाई सिंह के विषय में कुछ जानते हैं। एशियाई सिंह को IUCN लाल सूची में संकटग्रस्त बताया गया है तथा इसकी संख्या गुजरात राज्य तक ही सीमित है। नेक्स्ट टॉपिक पेट्रापोल से रिलेटेड है।
पेट्रापोल भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित एक चेक पॉइंट है, जिससे होकर दोनों देशों के बीच 60% तक का व्यापार होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एक जमीनी बंदरगाह है जो कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में बोनगांव के निकट स्थित है तथा यह एशिया का सबसे बड़ा जमीनी चुंगी स्टेशन भी है। नेक्स्ट टॉपिक iCOMET पहल से रिलेटेड है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीनस्थ ऊर्जा कुशलता सेवा लिमिटेड ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पहल प्रारंभ की है जिसका नाम iCOMET है। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य ऊर्जा की कुशलता बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़ोतरी करना तथा भविष्य में ऊर्जा तंत्र को सुदृढ़ बनाना है। चलिए देखते हैं कि इस पहल में शामिल पक्षकार कौन है। सरकारें, निगम, बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय संगठन, थिंक टैंक, विशेषज्ञ आदि। टॉपिक PIB में प्रकाशित लेख प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ब्याज सब्सिडी पर आधारित है। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सभी शिशु ऋण खातों पर 12 माह की अवधि के लिए 2% की ब्याज सब्सिडी योजना को मंजूरी प्रदान की है। चलिए देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। ऋण सब्सिडी योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण छोटे व्यापारियों को हुए नुकसान से राहत प्रदान करना तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले शिशु ऋण का उद्देश्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की आर्थिक मदद करना है। चलिए देखते हैं कि ब्याज सब्सिडी योजना के मानदंड क्या हैं। प्रथम, जिन ऋणों का भुगतान 31 मार्च 2020 तक बकाया था। द्वितीय, 31 मार्च 2020 को तथा योजना की परिचालन अवधि के दौरान ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें वे ऋण भी शामिल किए जाएंगे जिन्हें पूर्व में NPA के रूप में वर्गीकृत किया गया था परंतु बाद में उन्हें निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में शामिल किया गया हो। इस योजना की अनुमानित लागत 1542 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चलिए अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के ऋणों की व्यवस्था की गई है। पहला, शिशु ऋण 50,000 रुपए तक के ऋण को कहते हैं। दूसरा, किशोर ऋण 50,000 1 से 5 लाख रुपए तक के ऋण को कहते हैं। तीसरा, तरुण ऋण 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख रुपए तक के ऋण को कहते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋणों को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुद्रा कंपनी को 100% पूंजी का योगदान के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, द हिंदू में प्रकाशित लेख समुद्र की मैपिंग पर आधारित है। हाल ही में जापान के निप्पॉन फाउंडेशन तथा जनरल मैथमेटिक चार्ट ऑफ द ओशियन यानी GEBCO के सहयोग से संचालित सीबैट 2030 प्रोजेक्ट के अंतर्गत संपूर्ण विश्व के समुद्र तल के लगभग 5वें हिस्से की मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के अवसर पर निप्पॉन फाउंडेशन द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि GEBCO सीबैट 2030 प्रोजेक्ट के तहत नवीनतम ग्रिड में 1.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर के बाथिमेट्रिक डेटा को शामिल किया जा चुका है। यहाँ आपको बता दें कि 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है तथा इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संकल्प पारित करके की गई थी। निप्पॉन फाउंडेशन GEBCO के सीबैट 2030 प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्ष 2030 तक संपूर्ण विश्व के समुद्र तल की मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जाना है। वर्ष 2017 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, तब से लेकर अब तक आधुनिक मानकों के अनुसार समुद्र तल सर्वेक्षण का लगभग 6% से 19% तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। आपको बता दें कि इस परियोजना के माध्यम से विश्व के समुद्री संसाधनों के बारे में नीतिगत निर्णय लेने, महासागर की सही स्थिति की जानकारी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख निजी क्षेत्र और भारतीय अंतरिक्ष उद्योग पर आधारित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक नए निकाय के गठन को मंजूरी प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र यानी इन स्पेस भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के माध्यम से दूरगामी सुधार सुनिश्चित करेगा।
तथा साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह निर्णय भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए सुधारों का एक हिस्सा भी है। चलिए देखते हैं कि इस निकाय के कार्य क्या हैं। सरकार द्वारा प्रस्तावित यह निकाय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एवं अन्य प्रत्येक व्यक्ति संस्था के मध्य एक कड़ी का कार्य करेगा, जो अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं अथवा भारत के अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं। आपको बता दें कि इन स्पेस भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना को उपयोग करने हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। इस निकाय के गठन का एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपनी आवश्यक गतिविधियों जैसे अनुसंधान एवं विकास, ग्रहों के अन्वेषण और अंतरिक्ष के रणनीतिक उपयोग आदि पर ध्यान केंद्रित कर सके और अन्य सहायक कार्यों को निजी क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक PIB में प्रकाशित लेख एक्सट्रीम हीलियम तारे से संबंधित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान भारतीय तारा भौतिकी संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन में गर्म एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स के वायुमंडल में पहली बार एकल आयन फ्लोरीन की उपस्थिति का पता चला है। आपको बता दें कि यह अध्ययन एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है तथा इस शोध या अध्ययन के लिए हानले लद्दाख में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला में संचालित 2 मीटर हिमालयी चंद्र टेलीस्कोप पर लगे हुए हानले SL स्पेक्ट्रोग्राफ से 10 गर्म एक्सट्रीम हीलियम स्टार के उच्च रिजोल्यूशन SL स्पेक्ट्रा प्राप्त किए गए हैं। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि एक्सट्रीम हीलियम के निर्माण में मुख्य रूप से कार्बन, ऑक्सीजन और एक हीलियम के श्वेत वामन तारों का विलय शामिल है। चलिए भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के विषय में जानते हैं। यह देश का एक प्रमुख संस्थान है जो खगोल, तारा भौतिकी एवं संबंधित भौतिकी में शोध कार्य को समर्पित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अवलंबन से संचालित यह संस्थान आज देश में खगोल एवं भौतिकी में शोध एवं शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। वर्ष 1975 में संस्थान का मुख्यालय कोरमंगला, बेंगलुरु में स्थानांतरित हुआ है, जो कि पहले कोडैकनाल में था।